बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑफन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर एक्सरसाइज वाले नहीं भी आ रहे तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने से आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आपके पास जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर ए है, देखें, यानी कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। देयर आर थ्री ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल की थ्री ओरिएंटेशन होती है ड्यू टू थ्री वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीन वैल्यूज की वजह से पी की तीन ओरिएंटेशन होती है। जस्टिफाई करें, ठीक है। तो याद रखिए, फॉर पी आंसर, फॉर पी ऑर्बिटल azimuthal quantum number L, ये कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। P के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1। और ये जो एजीमुथल होता है ये शेप डिसाइड करता है, ठीक है। अब L के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज कितनी होती है? इसकी टोटल वैल्यूज आएंगी 2L + 1। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू क्या क्या आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वैल्यूज कितनी आएंगी। 2L + 1, देखिए L की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1 कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 2 1 2 + 1 3 वैल्यूज आएंगी। अब कौन कौन सी वैल्यूज होती है? वैल्यूज ऑफ m, 0, इसके अलावा +L और -L, ये इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर L की वैल्यू 2 है तो 0 में एक बार +1, फिर +2, फिर 0 में -1 और -2। अब एक तो वैल्यू 0 ही होगी, इसमें L की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ऐड करूंगा तो ये +1, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -1, तो m की कितनी वैल्यूज आ रही है? 3, ठीक है। फॉर L = 1, m has 3 values, so must have 3 orientations। इसकी कितनी ओरिएंटेशन होनी चाहिए? जितनी हमारे पास m की वैल्यूज हो उतनी ही हमारे पास ओरिएंटेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि m की 3 वैल्यूज हैं, लेकिन जस्टिफाई करे। तो p के लिए क्योंकि L1 है, L1 हो तो m की टोटल वैल्यूज ऑफ m ये कितनी निकलती है स्टूडेंट्स? 2L + 1 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 3 वैल्यूज निकलेंगी। और वो होगी कौन कौन सी, वो कैसे निकालते हैं? 0 +L और -L। तो L की वैल्यू 1 है तो +1 और -1 हो गए 0 के अंदर, ठीक है। तो ये 3 m की वैल्यूज, तो इसीलिए इसकी कितनी ओरिएंटेशन होंगी? 3। कौन कौन सी? px, py और pz। अब ये स्टूडेंट्स अगर आप नोट करेंगे px और py और pz की होते हैं, हमारे पास अगर दो डायरेक्शन होती ना, दो ओरिएंटेशन, तो वो मैक्सिमम इस तरह पॉसिबल थी। मतलब एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, आप चाहे एक्स वाई कह ले चाहे वाई जेड कह ले। जब तीन ओरिएंटेशन होता वो उनका सबसे बेस्ट डिस्टेंस यही होता है आपस में कि वो अपनी रिपल्शन को मिनिमम एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग क्या होती है? जेड एक्सिस। इसीलिए इसकी क्या है? 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। बी देखें फ्रेंड्स, वो कहता है I3 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ मैग्नीशियम इज हायर, ये ज्यादा है किसकी निस्बत? इट्स I2, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत, ठीक है। तो मैग्नीशियम का अगर हम लिखे एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है स्टूडेंट्स? इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 12, ठीक है। तो Mg12। अब देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1s, 2s, 2p और ये 3s। 1s में 2, 2s में 2, 3p, 2p में 6, कितने हो गए? 10, बचे ये 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नोट करें, बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज क्लियर, ये चीज वाज़ेह हो गई कि जब मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लियर। Mg हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, सो बाय रिमूविंग देम, जब ये इन 2 को रिमूव करेगा, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है
it attains electronic configuration of नोबल गैस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस नियॉन वाली हो जाती है, ठीक है, जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब इसका ये शेल ही स्टूडेंट्स खत्म हो गया तो इसका एक पूरा शेल एक तो खत्म हो गया, साइज बहुत छोटा हो गया, और इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, I2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, I3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना। जब ये 2 रिमूव हो गए, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बची, अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, ऑक्टेट कंप्लीट नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत स्टेबल होती है। सो टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। ये क्या होती है? वेरी हाई एज कंपेयर टू I2। I2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की निस्बत जब ये 2 रिमूव हो गए, जब इसमें से निकालना पड़ेगा तो ये बड़ा स्टेबल है पीछे, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस की, इसीलिए I3 जो है ना I2 की निस्बत क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी कभी आप नोट करें तो जैसे जैसे I1 कम, I2 उससे ज्यादा, I3 उससे भी ज्यादा, तो यकदम जो बड़ा सा जंप आता है, उस जंप का मतलब होता है पूरा एक शेल खत्म हो गया और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस से क्या हो गई? मैच हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है अमंग द एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्रिप्टॉन, विच हैज लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी मालूम करने के लिए आपको इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर पहला ग्रुप देखे ना तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, खैर ये तो हमारा सिलीनियम से कंसर्न नहीं, सल्फर से है। यहाँ पे होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। अब हमारा जो डीलिंग है वो किस किस के साथ है? जो 5 एलिमेंट्स उसने हमें कहे, ये लिथियम, ये पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर और इसके अलावा क्रिप्टॉन, ठीक है। इन 5 से हमारा लिंक है। अब देखिए सबसे ज्यादा किसकी होगी? एक तो चीज नोट करें कि जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इनमें से किसी एक की सबसे कम होगी। अब इनमें से सबसे कम किसकी होगी स्टूडेंट्स? जो जब हम पीरियड में इस तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और ये तो वैसे ही नोबल गैस है, इसकी तो क्रिप्टॉन की सबसे क्या होगी? हाई। तो क्रिप्टॉन की तो होगी सबसे हाई। इसके बाद अब देखें स्टूडेंट्स, ये 4 देखें, ये एक तो सबसे नीचे मौजूद है और इस तरफ तो इसकी सबसे कम होगी। क्यों? इसका साइज इन सबसे बड़ा है। लिथियम की निस्बत नीचे आते हैं तो साइज बढ़ रहा है, इसकी निस्बत जब हम इधर जाते हैं तो साइज कम हो रहा है। तो पोटाशियम का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, इज लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है, एंड हैज हाई शील्डिंग इफेक्ट। सो इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट, इसकी एनर्जी इन सब में क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये यहाँ पे मौजूद होगा। अब इसके इससे ज्यादा किसकी होगी स्टूडेंट्स? देखें बच गए हमारे पास 1 2 3, ठीक है। सल्फर का इन सब की निस्बत न्यूक्लियर, क्योंकि ये पीरियड में इस तरह मौजूद है, न्यूक्लियर चार्ज इन सब से क्या है? ज्यादा है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे तो कम होगी लेकिन इन तीनों से क्या होगी? ज्यादा। तो सल्फर आ गए यहाँ पे। अब रह गई बात कैल्शियम और लिथियम की। अच्छा देखिए, लिथियम ना स्टूडेंट्स छोटा है साइज में, लेकिन इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ी आसानी से रिमूव कर देगा। जबकि कैल्शियम है ना, तो एक तो वो इस तरफ आ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है ना वो भी 1s2 और 2s2, यानी कि ये वाला भी इसका जो 2s है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये भी इतनी आसानी से लूज नहीं करता। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी निस्बत क्या होती है? ज्यादा। लिथियम बड़ी आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, उसके बाद वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन ले लेता है, ठीक है। तो कैल्शियम की ज्यादा होगी किसकी निस्बत? लिथियम की। और सबसे जो कम होगी वो किसकी होगी? पोटाशियम की। क्यों? इसका साइज
इन सब में क्या है, बड़ा। तो बेशक आप लिखते हैं क्रिप्टॉन बीइंग नोबल गैस हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सल्फर हैज ग्रेटर न्यूक्लियर, सल्फर हैज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन लिथियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। तो फिर सल्फर आ गया सेकंड हाईएस्ट पे, ठीक है। वेयर एज लिथियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, इट इजीली लूजेस, इट इजीली, ये बड़ी आसानी से क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। हेंस हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू कैल्शियम, ठीक है। और पोटाशियम का तो हमने लिख दिया कि पोटाशियम इन सब में साइज में क्या होता है, बड़ा। वैसे उसने हमसे सिर्फ ये पूछा कि किसकी सबसे कम होगी, तो जो इसका आंसर है ना वो स्टूडेंट यही बनता है, पोटाशियम, बिकॉज सबसे बड़ा है साइज में, ग्रुप में नीचे मौजूद है और पीरियड में लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो लेफ्ट वालों की आयनाइजेशन एनर्जी इधर वाले सबसे क्या होती है, कम, और नीचे भी आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर वालों की निस्बत क्या होती है, कम। तो पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इन सबसे क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी, ठीक है। डी देखें स्टूडेंट्स, डी के अंदर है हमारे पास कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19। इसमें ना दो पार्ट्स है, पहले पार्ट में कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडीएफ नोटेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें फुल किस फॉर्म में, एसपीडी और एफ की नोटेशन की। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ऐसे, ठीक है। अब देखें ये आपने याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, दोबारा फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। एस को आपने 1 से नंबर देना स्टार्ट कर देते, 1 2 3 4 5 6 एस और 7 एस, और पी को आपने 2 से 2p 3p 4p 5p और ये 6p। डी को आप 3 से स्टार्ट करते हैं, 3d 4d 5d, और एफ को आप 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये 4f आ जाएगा, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें वो कहता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, एस में आ जाएंगे 2 1s, ये 2s में भी 2 3s 4s 2p 3p, 2p को कहां से लिखते हैं, 2 से, ओके। p में आ सकते हैं 6, s में 2, p में 6, कितने हो गए, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 19 है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन किसी भी एटम के अंदर एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में वो कहता है वाई 4s इज फिल्ड बिफोर 3d, 4s के बाद में यहाँ पे 3d आता है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली तो थर्ड शेल पहले फिल होना चाहिए, हालांकि इसका 3d का क्वांटम नंबर कम है और 4s का ज्यादा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये चौथे l k l m n में आता है, लेकिन ये पहले क्यों फिल होता है, रीजन तो स्टूडेंट्स इसकी एक अगर सिंपल सी रीजन कहना, एज 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3d, 3d में रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी 4s की निस्बत क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। लेकिन जो 4s है इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। दूसरा ये कि अफबाउ प्रिंसिपल ने कहा था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सब शेल विद लो n plus l value will be filled first, पहले कौन सा फिल होगा, जिसकी n plus l वैल्यू कम होगी। अब देखें 4s के लिए n plus l वैल्यू, 4s के लिए n की वैल्यू ये जो शुरू में लिखी होती है 4, और s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, तो ये कितना आया, 4 आया।
ठीक है। अब 3D देखें, n प्लस एल वैल्यू, n है इसमें 3 और l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, तो इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कौन सा पहले फिल होगा स्टूडेंट्स? सो 4s हैविंग लो n प्लस एल वैल्यू will be filled before 3D, 3D से पहले। ओके, ए पार्ट देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस का। एन एलिमेंट x, एक एलिमेंट है x मतलब कोई भी, एटॉमिक नंबर 17, बेसिकली ये क्लोरीन होता है आई थिंक, ठीक है। मास नंबर 35, जी बिल्कुल क्लोरीन ही होता है। डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं z से 17, और एटॉमिक नंबर ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 17 हो गए। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका मास नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर क्या कर देते हैं? माइनस, क्योंकि मास नंबर में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसमें से माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन, तो क्या बच जाएंगे? न्यूट्रॉन। तो मास नंबर है 35, ये उसने दिया हुआ, मास नंबर इज 35, एटॉमिक नंबर इज 17, तो कितने हैं? 18, इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इफ दिस एटम फॉर्म, सेकंड पार्ट, आयन विद चार्ज -1, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो x माइनस बना लिया इसने। अब इसके पास कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे? याद रखें, बाय फॉर्मिंग आयन, आयन बनाने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। तो आप इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? पहले वाले ही 17, एटॉमिक नंबर 17 का मतलब प्रोटॉन्स, क्या चीज? प्रोटॉन्स। फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अब स्टूडेंट्स? इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 17 पहले थे, अब इसने एक गेन किया ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स भी जैसे मैंने कहा वो चेंज नहीं होंगे, तो न्यूट्रॉन्स जो पहले थे वही के वही, पहले भी 18 थे, अभी भी क्या है? 18 हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्करी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल विद n is equal to 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4d, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4p, z, हाउ इन वैलेंस शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन अप, कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अप है? तो स्पिन अप होती है +1/2, बुक पे इसके साथ -1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने क्या लिखना है? +1/2 लिखना है, ये एक जनरल जो है ना हमारी कंसिडरेशन होती है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मर्करी, पहले हम मर्करी का ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, ठीक है, मर्करी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 80 स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखवाएं। एस आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। P2 से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p और ये 6p, D स्टार्ट होता है 3 से, तो ये रहा 3d, ये रहा 4d और ये रहा 5d, F स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है। अब इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। 1s, s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, p में फिर 6 आएंगे 18 हो गए, ठीक है, s में 2 आएंगे 20 हो गए, d में 10 आएंगे 30 हो गए, ठीक है, 30 और ये 6 हो गए 36, s में आ गए 2 38, 38 और 10 48, 48 और 6 48 और 6 कितने हो गए स्टूडेंट्स? 54, 54 और 2 हो गए 56, 56, 56 और 14 ये हो गए 70 और D में आ गए 10, D में कितने आ गए स्टूडेंट्स? 10 आ गए, तो ये 80 पूरे हो गए, ठीक है, हमें इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
ये आपको अगर स्कूल वाला काम याद रह गया ना तो फिर आप बड़ी आसानी से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। आप देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई ऑर्बिटल्स विद n इज इक्वल टू 3, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, 1 2 3, तो 2 और 6 8 8 10 18, तो इसका आंसर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 3 में, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 3 के साथ 18 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई 4d, ये रहा 4d ऑर्बिटल्स इस सारे के अंदर। वैसे तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर 2, तो टोटल इसके अंदर कितने आ गए, वो कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैसे एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये चारों पार्ट आ जाए फिर आ सकता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई 4pz, ये 4p है, तो स्टूडेंट्स 4p में 6 हैं, तो बेसिकली p जो होता है px py और pz। अब 6 का मतलब 2 2 पूरे हैं, इसके ऊपर क्या है 2 2 कंप्लीट हैं, तो 4pz के पास भी स्टूडेंट्स 100% श्योर है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4pz हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास मस्ट है, ठीक है। इन वैलेंस शेल, आखिरी शेल के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन अप, स्पिन अप कितनी। अब यहां ना आपने वैलेंस शेल इसको नहीं समझना। वैलेंस शेल होता है जिसका एटॉमिक, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा हो, जो कि ये है n इज इक्वल टू 6। 6 में टोटल s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। तो स्पिन अप कितनों की है स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन इन 6s हैज +1/2, यानी कि स्पिन अप, ठीक है। बुक में यहाँ -1/2 लिखा हुआ, आपने इसको क्या कर लेना है +1/2 लिख लेना है, ओके जी। देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह हलवा सा है ये भी, ये इनकी ना स्टेटमेंट बड़ी है, सवाल बड़े आसान है ये। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन अननोन एलिमेंट, मतलब एक नामालूम फर्द के लिए ये 4 हैं, पहली 896, दूसरी 1752, तो इनमें कितना फर्क है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तकरीबन 900, दूसरा के लिए भी तकरीबन 900 और 900 1800 चाहिए। मतलब ये एक मुनासिब गैप है कि आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद 1752 के बाद 14000 यकदम आया जंप। यहाँ पे अगर एनर्जी है तो इसमें क्या है जंप, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद 14000 के बाद 17000, यानी कि इतना बड़ा जंप नहीं है, ऑल्दो बड़ी। तो ये बताता है द इंक्रीज इन, सडन इंक्रीज लिखें, क्या लिखेंगे सडन इंक्रीज, बल्कि द जंप इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम I2 टू I3, I2 से I3 में जो जंप हो रहा है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, रिप्रेजेंट्स या शोज दैट द एलिमेंट हैज, एलिमेंट या फिर एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, यानी कि जो आसानी से रिमूव हो गए वो है 2, तीसरा रिमूव करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी कि फर्ज करिए पहला शेल ये, उसका कोई भी शेल, तो यहाँ 2 मौजूद थे, 2 तो हमने रिमूव किए, आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी सिंपल सी रही। जब हमें तीसरा रिमूव करना पड़ा तो वो हमें, उसके लिए जब ये शेल 2 रिमूव किए, शेल पूरा खत्म हो गया, अब तीसरा रिमूव करने के लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसका मतलब उसका अब क्या है इलेक्ट्रॉन नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन हो गई, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है ग्रुप 1 के अंदर NS1 होता है, और जो ग्रुप 2 होता है हमारे पास उसके अंदर क्या होता है NS2 होता है, आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये 1A कह लें या 2A कह लें, वैसे ये पहला और दूसरा ग्रुप है, ये अल्कली मेटल्स और ये वाले होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके वैलेंस शेल में होते हैं, which shows it may belong to alkaline earth metals, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव हुए और तीसरे के लिए वेरी हाई एनर्जी चाहिए थी, इससे हमें ये चीज पता चली कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद जो रिमूव हो रहा है वो उससे अगले शेल में से रिमूव हो रहा है, यानी कि उससे पीछे वाले शेल में से।
ठीक है। तो वैलेंस शेल में 2 किसके होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये में भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। हाँ, केमिस्ट्री में देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, बट मोस्ट प्रोबेबली, इसने भी लिखा मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो हमने भी लिख देना मोस्ट लाइकली बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी उसने एल्यूमिनियम की दी। वो कहता है फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एल्यूमिनियम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इतनी, सेकंड रिमूव किया 1800, थर्ड रिमूव किया 2700, फोर्थ रिमूव करने के लिए 11600, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज आया, ठीक है। अब देखिए वो कहता है अकाउंट फॉर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जीज, ये इंक्रीज हुआ, ये बताएं क्यों हुआ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इंक्रीज इसलिए हुआ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, जब एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन इज जनरेटेड, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इंक्रीजेस, बढ़ जाती है, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्दर इलेक्ट्रॉन। तो आगे मजीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, फर्दर इलेक्ट्रॉन। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर एंड हायर, ये बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। देखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं। देखें, ये एल्यूमिनियम में बनाना, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, ये इसका तीसरा शेल, ठीक है। तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, -1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। साइज थोड़ा सा पहले की निस्बत कम। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, पहले की निस्बत साइज मजीद कम, ठीक है। एक और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बाहर वाला शेल ही खत्म हो गया, बचे कितने शेल? 2 शेल। तो साइज जब कम होता है स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है तो मजीद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। ओके। तो कहता है एक्सप्लेन लार्ज इंक्रीज फ्रॉम I3 टू I4। I3 से जो I4 ये इतना ज्यादा इंक्रीज आया, ये क्यों आया? देखें, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आई थिंक 13, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, 3s2 और 3p1। तो जब ये 3 रिमूव हो गए ना, ठीक है, व्हेन दीज 3 वर रिमूव, तो अब जो चौथा रिमूव करना है ना, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, वो हमने इनर शेल, सेकंड शेल से रिमूव करना है, वो भी कंप्लीटली फील्ड से। और 3 रिमूव करने के बाद साइज भी बहुत क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, साइज रिड्यूसेस अ लार्ज, साइज बहुत ज्यादा क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड, इसको हमने कहां से निकालना है? फ्रॉम इनर कंप्लीटली फील्ड शेल। एक तो वो अंदर वाला शेल है और फिर क्या है? कंप्लीटली फील्ड शेल है। सो आयनाइजेशन एनर्जी 4 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 3। ये आपने एंड के ऊपर लाइन लिख देनी है। ओके। इसका ये थर्ड पार्ट मैंने यहां लिखा, स्टूडेंट लिस्ट द 4 आयन इंक्रीजिंग साइज। इनको इंक्रीजिंग साइज में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज कम, उतना ही साइज ज्यादा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, देखें 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज बढ़ने के साथ साइज क्या हो रहा है? कम। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन साइज, साइज में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही साइज ज्यादा कम, ठीक है। तो सबसे बड़ा है एल्यूमिनियम,
सबसे छोटा पहले लिखना है, Al4 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा, 3 पॉजिटिव उससे बड़ा, 2 पॉजिटिव उससे बड़ा और 1 पॉजिटिव उससे बड़ा। रीजन आपने ये आपने डिटेल में लिख देनी है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अप टू 4p सब शेल। 4p सब शेल तक ना जनरल ऑर्डर लिख के देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक, बस यहीं तक। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, d3 से स्टार्ट होता है, 3p और ये आ गया 4p। तो ये ऑर्डर, अब आप ऑर्डर लिखिए, ये इसका सिंपल ऑर्डर है, अगर फिर भी करना तो 2 2 6 2 6 2 10 और ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स डी में, पी में कितना था 6। ये खैर हमने इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन हमने सिर्फ ये ऑर्डर लिखना था, 1s पहले फिर 2s, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, वो उसकी जरूरत नहीं है, क्यों, 2p 3p और ये आ गया 4p। ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जनरल ऑर्डर। ठीक है, इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने। सेकंड पार्ट में वो इसके कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई 4s इज फिल्ड बिफोर 3d। ये 4s पहले क्यों फिल हुआ 3d की निस्बत, ये बताएं। बिकॉज स्टूडेंट्स एक तो ये कम लोअर एनर्जी है, लेकिन वो कहता है अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल। तो ये मैंने आई थिंक सेकंड या थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी समझाया था कि 4s हैज लो n प्लस, बल्कि पहले आप लिखें अफबा प्रिंसिपल सेज, ठीक है, ऑर्बिटल या सब शेल विद लो n plus l value will be filled first। पहले कौन सा फिल होगा, जिसकी n plus l वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। ठीक है, तो 4s की n plus l वैल्यू देखिए, 4s n plus l, 4s की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 7 लिखा होता है 4, और s के लिए l की वैल्यू होती है 0, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, अब आ जाए 3d। ओके, तो n प्लस l वैल्यू देखें, n है 3 और d के लिए l की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, तो ये कितना आया 5, ये कितना आया 4, तो 4s हैज लेस n प्लस वैल्यू देन 3d, सो इट फिल्स फर्स्ट। ये पहले क्या होता है, फिल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप किसी की एग्जांपल देखें ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, 3d 4d 4s 5s, ठीक है, 4f से स्टार्ट होता है, p 4p 5p। अब आप देखें कि ये 5s 4f से पहले फिल, इसकी भी यही रीजन होगी n प्लस l वैल्यू। ठीक है, कोई भी इस तरह का आप ऑर्डर लिख के आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो कहता है ड्रॉ द ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ऑर्बिटल्स बॉक्स की फॉर्म में बनाने हैं और हॉर्न्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी हमने फॉलो करना है। अगर आप फास्फोरस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 1s 2s 3s 4s 2p 3p, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15 पूरे हो गए, 4s की हमें जरूरत नहीं है। अब ये है इसका स्टूडेंट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के हमने बॉक्स डायग्राम बनानी है। आपको पता है s का एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये 3s का एक ही बॉक्स बना दें आप। ठीक है, अब 4p 3p की बात करें तो 3px 3py और 3pz। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे तो सीधे ही बना दें, वैसे ये इससे थोड़ा सा एनर्जी में क्या होता है हाई, 3px 3py और 3pz आपस में इनकी एनर्जी क्या होती है बराबर, ये इनके बॉक्स हैं। अब हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ अलग अलग में रहना चाहेंगे, और पॉली कहता है कि अगर वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर है तो उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। जैसे अब s में 2 है ना, तो पॉलीज के मुताबिक इनकी स्पिन दोनों की ऐसे नहीं हो सकती, एक की स्पिन अप होगी और एक की स्पिन क्या होगी स्टूडेंट्स डाउन होगी। अच्छा, बुक में ना ऐसे भी बना देते हैं
हमने सारे ये ऐसे ही पढ़े हैं, कोई इशू नहीं ऐसे बनाने में, ठीक है। आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आ जाए 3p। तो या तो ये सीन है कि ये जैसे ये 3 है ना 3p के, या तो ये ऐसे रह ले, लेकिन होन्स कहता है पॉली के मुताबिक ये ठीक है, ये अगर ये एक के अंदर मौजूद है तो इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन होन्स कहता है कि अगर इनको हंस रूल जिसको हम पढ़ते हैं कि अगर ये तीनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल डीजेनरेटेड हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स तीनों के अंदर सेम स्पिन के साथ रहना चाहेगा, बजाय इसके अंदर कि वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक आने में, नहीं, उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी के अंदर 3p में, और उन तीनों को एक एक ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो एक जैसी स्पिन के साथ तीनों के अंदर क्या चाहेंगे, रहना चाहेंगे। ये आपके पास स्टूडेंट्स आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछे, मैं विद इन एन आवर मोस्टली जो है ना रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं कहीं बिजी नहीं हूँ तो मैं फौरन भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।